चलिए पेपर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। मुझे एक एक बार ना अपना नाम बता दो। प्रियांशु, संजम, अनु, हर्षित, वंदना, स्पर्श, मयंक। ठीक है, सभी जयपुर से ही हैं। ठीक है। जो लोग ऑनलाइन हैं, कुणाल, निशा, साक्षी, गुड आफ्टरनून सभी को। स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं और जस्ट अ मिनट है ना। तो पेपर नंबर 7 के बारे में हम बात कर रहे हैं। पेपर नंबर 7 दो पार्ट में बटा हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। ग्रुप 1, राइट। सो आपके सीएमए इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। कल हम ओरिएंटेशन में बाकी सब बात कर चुके हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 7 100 मार्क्स का पेपर है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। डायरेक्ट टैक्स का वेटेज कितना है? 50 मार्क्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स का वेटेज भी है 50 मार्क्स का। 2022 सिलेबस जो है वो आप पढ़ने वाले हैं, और ये 2022 का स्ट्रक्चर है। 50 मार्क्स का डीटी, 50 मार्क्स का आईडीटी। डायरेक्ट टैक्स आपको दीक्षा मैम पढ़ाएंगी और इनडायरेक्ट टैक्स आपका मैं लेती हूँ। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डीटी आईडीटी का पेपर है, कॉमन पेपर आता है एज ऑन डेट। ऐसे सेक्शन ए सेक्शन बी करके पेपर नहीं है। सेक्शन ए मतलब ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में डीटी पूछेंगे, सेक्शन बी में आईडीटी पूछेंगे, ऐसा नहीं है। अभी का जो पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन में 15 एमसीक्यू रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, है ना। 15 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे विद 2 मार्क्स ईच एंड नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, जिसका वेटेज रहेगा 30 मार्क्स। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू, मतलब 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। इसमें कोई बहुत स्टैंडर्ड बाइफर्गेशन तो नहीं है, पर अगर हम बात करें तो 5 एमसीक्यू आपको आईडीटी से मिलते हैं और रिमेनिंग डीटी से मिलते हैं। इसके अलावा आपके 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑफ 14 मार्क्स ईच। ठीक है। और इसमें से आपको करने हैं एनी 5। ठीक। अब टोटल जो 7 क्वेश्चन होंगे, उस 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स के रहेंगे और 3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स के रहेंगे।
अब मतलब टोटल 7 क्वेश्चन का बंच हो गया, 14 मार्क्स ईच का। इसमें से कोई भी 5 आपको करने हैं, आपकी चॉइस। हर क्वेश्चन 2 या 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वो ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है वो ए और बी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आप को जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको दोनों पार्ट करने होंगे। अभी बहुत अच्छी बात यह है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डीटी आईडीटी मिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है ए और बी, तो ए पार्ट डीटी से दे दिया और बी पार्ट आईडीटी से दे दिया, ऐसा नहीं होता है। या तो पूरा का पूरा सवाल ही डायरेक्ट टेक्स्ट से पूछा जाएगा या पूरा का पूरा सवाल ही इनडायरेक्ट टेक्स्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। और एक बात कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एमसीक्यू पीछे जाते हैं, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसे तो आपको करना ही करना है। रिमेनिंग कितने, 7, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 8। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी जो एमसीक्यू का होगा, रिमेनिंग 7 सवालों में से आपको कोई भी 5 करने हैं। अगेन रिपीट कर रही हूं, 7 सवाल में से 4 डीटी के होते हैं, 3 आईडीटी के होते हैं। जो चाहे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट कोशिश हमें ये करनी होती है कि 100 में से 100 नंबर का पेपर हम अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, लिखने से कुछ तो नंबर मिलेगा। अगर छोड़ आएंगे तो आपने वो पार्ट तो वैसे ही पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया कि भाई इसको तो हमें देखना ही नहीं है। तो पूरे 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे जैसे क्लास टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर हम अटेम्प्ट करके आए, राइट। तो आप क्या करें, एक बार आप ये नोट कर लें, जो मैं येलो मार्क कर रही हूं ना वो आप नोट कर लें। है ना। और जो लोग ऑनलाइन भी हैं, कुणाल, निशा, साक्षी, युवराज, सभी लोग जयपुर से हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं वो जयपुर से ही हैं या किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं। साक्षी जयपुर से ही है, निशा, युवराज, कुणाल, आप, ठीक है। इसको नोट कर ले सब लोग। कुणाल यूपी से है, युवराज अजमेर से है, ओके। जो हमने पेपर पैटर्न के बारे में बात की उसमें से अगर किसी को भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। नोट कर लें तो मुझे बता दें। नोटेड, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए एक पतली सी नोटबुक बना लेंगे, ठीक है। तो जो भी हम क्लास नोटिंग्स करेंगे, जो हम डायग्राम्स बनाएंगे, जो हम चार्ट्स बनाएंगे, तो वो आपके लिए एक सेपरेट नोटबुक रहेगी, ठीक। हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा, हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, ठीक है। यानी जो हम आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे, डीसीसी के प्रिंटेड नोट्स रहेंगे। इसका बेस रहेगा ICMAI का स्टडी मटेरियल, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बेस रहेगा और उसी के बेसिस पे नोट्स बनाए गए हैं, ठीक।
और ये जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है ना, ये क्या है? लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा समझते हैं क्या? खास मतलब लक्ष्मण रेखा से क्या समझ में आता है? रामायण का एक प्रसंग है ना, लक्ष्मण रेखा से क्या हुआ था? लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई थी तो हाँ मतलब वो था ना, जब वो लक्ष्मण जी कह के गए थे सीता जी को कि भाई आप ना इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करना, और सारी रामायण किस कारण हुई थी? क्योंकि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली थी। तो ये जो हमारा आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल है, ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। किसी भी टैक्सेशन लॉ की बहुत डेप्थ होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, कितना भी पढ़ा जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमारे और आपके लिए सीएमए इंटर क्रैक करने के लिए ये जो आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। हमें इसके बाहर नहीं जाना, न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल में लिखा है। तो वी आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट दी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट पैटर्न के लिए हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हम आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल के आसपास ही रहेंगे, न ज्यादा न कम। तो आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल पे आपके नोट्स बने रहेंगे। इसके साथ क्या होगा, बूस्टर बुक्स रहेगी। व्हाट इज दी बूस्टर बुक्स? आईसीएमएआई के सीएमए इंटर एग्जाम के लिए हम लोगों ने हमारी टीम ने एक स्पेसिफिक बूस्टर बुक कंपाइल की हुई है। और ये जो बूस्टर बुक है, ये एक क्वेश्चन कंपाइलेशन है। क्वेश्चन कंपाइलेशन मतलब इसमें सीएमए इंस्टीट्यूट के, सीए इंस्टीट्यूट के, आरटीपी के, एमटीपी के जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, उस बूस्टर बुक में वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यानी हर सब्जेक्ट की, ऐसे 8 सब्जेक्ट्स की बूस्टर बुक अवेलेबल है। तो इस बूस्टर बुक के साथ हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जब भी हम क्लास में कोई कंटेंट पढ़ेंगे, हम आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी बूस्टर बुक के क्वेश्चन, आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, ये हम साथ साथ करेंगे जैसे जैसे हम कंटेंट में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितने दिन हमारा सिलेबस चलेगा, मीनवाइल आपके क्लास टेस्ट चलेंगे। क्लास टेस्ट क्यों चलेंगे? आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप जब क्लास टेस्ट देंगे, आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। हमें भी समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और अगर उसमें कुछ गलतियां हो रही है तो वी कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस। ये जैसे ही क्लास टेस्ट फिनिश हो जाएंगे, फिर 2 महीने आपकी मैराथन रहेगी, ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा, और उसके बाद टेस्ट सीरीज रहेगी। 3 राउंड टेस्ट सीरीज रहती है, छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उससे बड़े पार्ट्स में, ठीक है, और फिर कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज। सो ये हमारे पढ़ने का पैटर्न रहेगा। और ऐसा करते करते क्या आ जाएगा, आपका अटेम्प्ट, रेस्पेक्टिव अटेम्प्ट, चाहे वो जून है या वो दिसंबर है। कितने लोग हैं जो जून में एग्जाम देने वाले हैं? एनीवन जो सोच रहे हैं जून में कोई एग्जाम देने के लिए? सब लोग दिसंबर में ही अपीयर होंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम हमारे कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, और हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, हम पढ़ी टैक्सेशन का सब्जेक्ट रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि ये टैक्स शब्द क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या। ठीक, सब लोग एक बार अपने अपने हिसाब से मुझे बताएंगे, जो भी आप टैक्स शब्द से समझते हैं। हो सकता है सही है, हो सकता है गलत है। अभी तक कभी आपने ये शब्द सुना है और आपको कोई बोले कि भी बताओ टैक्स का मतलब क्या, तो आप अपने शब्दों में कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अ डिस्कशन। हम आप वो कोई असेसमेंट नहीं हो रहा है आपका, इट जस्ट अ डिस्कशन। ओके, सो प्रियांशु, क्या मतलब होता है टैक्स शब्द से? ओके, गवर्नमेंट की इनकम होती है। संजम? अनु? ओके, ऑनलाइन वाले लोग भी अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करें। वो आप क्या समझते हैं टैक्स शब्द से? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा सरकार को देना। यस,
गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम। ओके, जो लोग ऑनलाइन है चैट बॉक्स में टाइप करें, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। देखिए, जब भी हम टैक्स शब्द को डिनोट करते हैं तो टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स शब्द का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी। ठीक है, आप पहले मेरी बात सुनिए, लिख लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगी लिखने के लिए। ओके, कंपल्सरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी, एक्सट्रॉशन का मतलब क्या होता है, वसूली, वसूल करना। ओके, अगर हम ये कहें कि कंपल्सरी तरीके से की गई पैसे की वसूली टैक्स है, तो फिर तो हफ्ता वसूली भी क्या होगी, टैक्स, वो भी तो कंपलसरी तरीके से की जाती है। आपको भाई लोग हफ्ता लेने आएंगे तो आप मना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो कंपलसरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी को अगर हम टैक्स कहें तो फिर तो हफ्ता वसूली भी क्या हो जाएगी, टैक्स। इसीलिए टैक्स वो कंपलसरी एक्सट्रॉशन है जो कि लिया जाता है अंडर एनी लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत की गई कंपलसरी पैसे की वसूली को क्या कहेंगे, टैक्स, है ना। कानून के तहत कंपलसरी पैसे की वसूली को क्या कहेंगे, टैक्स। या यूं कह दूं, मनी पेबल टू द गवर्नमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, या फिर मनी पेबल टू द गवर्नमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सरकार को कोई अगर आपको पैसा देना है किसी कानून के तहत, वो भी क्या कहलाता है, टैक्स। ओके, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि गवर्नमेंट की कमाई जो है वो टैक्स है, लेकिन क्या गवर्नमेंट केवल टैक्स से पैसा कमाती है, नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने के और भी तरीके होते हैं। गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमाती है, गवर्नमेंट फीसेस से पैसा कमाती है, गवर्नमेंट तो बिजनेस भी करती है, सरकार बिजनेस भी तो करती है, सरकार बिजनेस करके भी पैसा कमाती है। तो हर सरकार की कमाई हम टैक्स नहीं कह सकते। टैक्स का मतलब किसी कानून के तहत जब सरकार आपसे पैसे को वसूल करती है तब उसे क्या कहा जाता है, टैक्स। ओके, लिखिए इस दोनों, ये जो मैंने नोट किया वो आप भी नोट करिए। निशा, ओके, आप मुंबई से हैं, नोट करें। और युवराज, निशा, कुणाल, कोई अगर आपको जो भी मैंने बात बोली उसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछो, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल निशा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। मैंने भी क्लास के स्टार्टिंग में आपको पेपर का बाइफर्केशन बताया, आप थे उस समय। मैंने अभी आज सबसे पहले जब अभी स्टार्ट करते समय सब फर्स्ट स्टार्टिंग में पेपर पैटर्न के बारे में ही बात की थी। ओके, तो 100 मार्क्स का टैक्सेशन का पेपर है, 100 मार्क्स डीटी के, 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स डीटी के, 50 मार्क्स आईडीटी के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर होगा, 50 मार्क्स का डीटी का पेपर होगा। 8 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे निशा। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का एक, यानी टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग। उसके अलावा 7 सवाल रहेंगे, 14 मार्क्स ईच, और उसमें से कोई भी 5 आपको करने हैं। ये जब आप बैकअप देखेंगे ना, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो एक डायग्राम भी बना हुआ है, उसे नोट भी कर सकते हैं। ये पेपर पैटर्न डिस्कस किया हुआ है वहां।
ठीक है, नोटेड, सब लोग ने लिखा? ठीक है, चलिए नाउ ओके। अभी आईडीटी का मैंने आपको वेटेज बताया 50 मार्क्स का, ठीक है। इस 50 मार्क्स के आईडीटी में से 40 मार्क्स इज फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 50 मार्क्स के आईडीटी में से 40 मार्क्स क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे शाहरुख खान को क्या कहते हैं? एसआरके। इसी तरह गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या बोलते हैं? जीएसटी। ओके, और 10 मार्क्स का वेटेज किसके लिए? कस्टम के लिए। 10 मार्क्स का वेटेज कस्टम के लिए, ठीक है। तो ये जो आईडीटी में ये जो 40 मार्क्स का जीएसटी है, ये क्या है? हाथी। और ये 10 मार्क्स का कस्टम क्या है? चीटी। तो सबसे पहले हाथी को निकालें या चीटी को? हाथी को, ठीक है। हाथी निकल गया तो चीटी अपने आप निकल जाएगी। यानी 50 मार्क्स का जो आईडीटी है उसमें सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन कवर करेंगे? जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लो आप। 40 मार्क्स जीएसटी के हैं और 10 मार्क्स कस्टम के हैं। नोटेड? श्योर निशा, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ द क्लास विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, ओके। देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 265। व्हाट इज दिस आर्टिकल? भारत का संविधान जिन हिस्सों में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन पार्ट्स में बटा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 265 की, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 की। अब अगला सवाल कि भाई ये मैम हम तो आईडीटी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पहुंच गए? ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये जीएसटी में 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, क्योंकि इंडिया में किसी भी टैक्सेशन लॉ के लिए एम्पावर कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा ना। तो जीएसटी से रिलेटेड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ये 5 मार्क्स का वेटेज है। और ये जो टॉपिक अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसका स्टैंडर्ड वेटेज है 5 मार्क्स का, लेकिन इस टॉपिक में से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और 50 मार्क्स में से 7 नंबर का जो वेटेज है वो अच्छा और इनफ वेटेज
होता है। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये 7 मार्क्स का वेटेज, 5 से 7 नंबर तक का वेटेज रखता है। नाउ आर्टिकल 265 ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट अनलेस अथॉरिटी गिवन बाय लॉ। मतलब भारत में कोई भी टैक्स ना तो लेवी किया जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। लेवी करने का मतलब इंपोज करना। भारत में कोई भी टैक्स ना तो इंपोज किया जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कि ऐसी अथॉरिटी किसके द्वारा न दे दी जाए, कानून के द्वारा न दे दी जाए। यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लगाएंगी या कलेक्ट करेगी जब उनको ऐसी पावर कौन देगा? लॉ। ठीक है, लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल और स्टेट ही बनाती है, गवर्नमेंट ही बनाती है। यानी सेंट्रल और स्टेट को लॉ पावर देगा तो वो टैक्स लगाएंगी, और लॉ भी कौन बनाएगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएंगी। तो ये तो कैसा हो गया, आपका घर कहां है? पोस्ट ऑफिस के सामने, और पोस्ट ऑफिस कहां है? आपके घर के सामने। यानी कानून ही सेंट्रल को पावर दे रहा है, और कानून को ही कौन बना रहा है? गवर्नमेंट खुद बना रही है। तो ये तो बात चलने वाली है नहीं। इसको सपोर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 246। और आर्टिकल 246 क्या कहता है? पावर टू इनेक्ट लॉ, पावर टू इनेक्ट लॉ एंड लेवी ऑफ टैक्सेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट in a manner as provided under Schedule 7. Power to enact law and levy of taxes by central government and state government in a manner as provided under Schedule 7. क्या बोला आर्टिकल 246 ने? कि किसी भी कानून को इनेक्ट करने की पावर, इनेक्ट करना मतलब होता है बनाना, किसी भी कानून को बनाने की पावर और उस कानून के तहत टैक्स को लगाने की पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। किस मैनर में? उस मैनर में दी जाएगी जो मैनर कहां लिखा है? शेड्यूल 7 में। यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कानून तभी बना सकते हैं जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कहां से मिले? Schedule 7 से मिले। And what is the Schedule 7? ये Schedule 7 पढ़ा है क्या फाउंडेशन में? याद आ रहा है क्या कुछ? है ना? फर्स्ट टॉपिक है आपका लॉ में, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, उसमें है। ध्यान है? लास्ट वन ध्यान है क्या? नहीं ध्यान है? फाउंडेशन से ही है ना सब लोग? ओके, कोई बात नहीं। यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, और कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3। देखिए क्या है शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। शेड्यूल 7 3 हिस्सों में बटा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को क्या कहा जाता है? लिस्ट 1। क्या कहा जाता है? लिस्ट 1। और लिस्ट 1 में जो भी मुद्दे आते हैं वहां पर एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब यूनियन लिस्ट में जो भी मुद्दे होंगे उनके ऊपर कानून बनाने की और उस कानून के तहत टैक्स लगाने की पावर किसके पास होगी? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी कानून बने, उसमें डिलीशन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो, कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनकम टैक्स को लेवी करने की पावर भी किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्योंकि इनकम टैक्स किसका मुद्दा है? लिस्ट 1 का। शेड्यूल 7 जिस दूसरे हिस्से में बटी हुई है उसे कहते हैं स्टेट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 2। और स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर आते हैं उनके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और एग्जाम्पल स्टैंप ड्यूटी। जैसे जब कोई भी जमीन या बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्टैंप ड्यूटी, है ना। कोई भी टैक्स लगता है उसे कहा जाता है स्टैंप ड्यूटी। अब ये स्टैंप ड्यूटी लगाने और कलेक्ट करने की पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसीलिए अगर राजस्थान में प्रॉपर्टी बिकी तो अलग स्टैंप ड्यूटी लगेगी, हरियाणा में बिकी तो अलग, एमपी में बिकी तो अलग, और यूपी में बिकी तो अलग। कारण स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड कानून बनाने की और टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी अब आप देखिए, जो मैटर यूनियन लिस्ट में आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो गई, भाई इन मैटर पे हम कानून बनाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे। जो मैटर्स स्टेट लिस्ट में आ गए वहां कौन पावरफुल हो गया? स्टेट गवर्नमेंट, कि हम टैक्स लगाएंगे और हम कानून बनाएंगे। और एक कौन सा लिस्ट बच गया अब? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे क्या कहा गया? लिस्ट 3। ये कैसी लिस्ट है? हम साथ साथ हैं। मूवी देखिए हम साथ साथ हैं, आती रहती ना जी सिनेमा पे, हफ्ते में चला लो तो 2 से 3 बार तो मिलेगी मिलेगी। किसने नहीं देखी हम साथ साथ हैं? नहीं देखी मूवी? अरे देखना। अरे किसी समय पे वो गाना खूब चला था, कौन सा? हाँ, मैया यशोदा मेरा कन्हैया, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग हुआ करता था कुछ समय पहले। और आप देखना जी सिनेमा पे पता नहीं पैसे देके मूवी चलवाते हैं क्या, हमेशा वो ये एक मूवी आती रहती है हम साथ साथ है। बड़ी बड़ी भारी भरकम स्टार कास्ट है इसमें। तो क्यों क्यों कहा इसे हम साथ साथ है? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं उस पे पावर किसको है? सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। बट कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। क्या बोला मैंने? कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉ नहीं आते। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर है उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कोई कानून नहीं आता जिसके तहत टैक्स लगाया जा सके। टैक्सेशन लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते। तो फिर सेंट्रल और स्टेट किन मुद्दों पे कानून बनाएगी? बहुत सारे मैटर्स हैं, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, मेडिसिन से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, वहां पे सेंट्रल और स्टेट मिलके कानून बनाएंगी। पर टैक्सेशन लॉ या तो यूनियन लिस्ट में फॉल करेंगे या फिर स्टेट लिस्ट में फॉल करेंगे। ठीक है, तो ये शेड्यूल 7 क्या हो गया? अब आप देखिए, ये सेंट्रल और स्टेट को एम्पावर करने का कोई तरीका हो गया। बिल्कुल क्लियर कट बाइफर्गेशन है। यूनियन लिस्ट में लिखा है तो सेंट्रल तुम बनाओ, स्टेट लिस्ट में लिखा है तो स्टेट तुम, कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है तो सेंट्रल और स्टेट तुम। बट टैक्सेशन लॉस कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं। यानी अब शेड्यूल 7 होने से क्या होगा? मोदी जी और ममता दीदी एक दूसरे के अगेंस्ट में तलवार लेके नहीं खड़े होंगे। उनके पावर का क्लियर कट बाइफर्गेशन है। कोई लड़ाई होगी, कोई झगड़ा होगा नहीं। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि इंडिया में कानून कैसे बनाए जाएंगे और उसके तहत टैक्स कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये लिखो आर्टिकल 246 नोट करें पहले। हाँ अच्छा, पहले ये दोनों नोट करें। ये दोनों नोट करें।
नोटेड। स्क्रॉल डाउन कर दूं? नोटेड। ऑनलाइन जो लोग हैं लिख रहे हैं, ये नोट करें। Nisha, within the day or two, you will get the notes. नोटेड। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और अभी निशा ने मुझसे पूछा